तो मेरे शेरों, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 26 में। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का तीसरा टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, जो कि है हमारा डिसोसिएशन फैक्टर्स के बारे में। ठीक है ना। तो आज नई नई चीजें सीखने को भी मिलेंगी, तो उससे पहले थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में, जिसकी आपको लिंक दिख रही है स्क्रीन पे, पिछले लेक्चर में हमने एसिड बेस थेरीज पे थोड़ी स्टडी की। एसिड बेस थेरीज में जिन जिन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया था, अपना अपना योगदान दिया था, है ना, उन साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ने का मौका मिला। तो हम देख सकते हैं सबसे पहला वाला जो था अरेनियस थेरी में H+ और OH- का इंटरेक्शन देखा था हमने एक्वेस सॉल्यूशंस में। उसके बाद हमने देखा था ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को, जिसमें प्रोटॉन कंसेप्ट हमको पता चली, है ना, प्रोटॉन कंसेप्ट। और तीसरा हमने देखा था ल्यूविस थ्योरी में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट के बारे में कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को किन किन नामों से बुलाया जाता है। किन किन नाम, यानी कि एसिड और बेस ही चल रहा है हमारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे छात्रों, मेरे पपीतों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस थ्योरी की ऐसी कुछ बातें, है ना, जो डिसोसिएशन से रिलेटेड है, जो कि पिछले चैप्टर में हमारा कंसेप्ट हो चुका है। पिछले चैप्टर के, यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो सॉल्यूशंस था हमारा, उस चैप्टर के आखिरी 2 लेक्चर्स में मैंने डिसोसिएशन को बड़े विस्तार में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और उस कोशिश में सफल भी मैं बहुत अच्छी तरह से हुआ हूं, क्योंकि कतई जहर कंसेप्ट को मैंने कतई जहर तरीके से सिखाया भी। तो देखो, तबाही ऐसी है डिसोसिएशन में। डिसोसिएशन सिर्फ उन चीजों का होता है जो कि एक्वेस सॉल्यूशन में पूरी तरह से घुल जाए, अपने आप को समर्पण कर दे। यानी कि क्या, किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम सोल्यूट डालेंगे और वो अंदर जा करके अपने कंपोनेंट्स में, यानी कि अपने आयंस में अगर डिसोसिएट होते हैं, है ना, तो हम इसको बोलेंगे डिसोसिएशन प्रोसेस हो रहा है। अब डिसोसिएशन या तो 100% होता है या तो कुछ कम होता है। अब 100% डिसोसिएशन उसका होता है जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इनकी कोई थ्योरी बनती ही नहीं है बेटा, इनकी कोई थ्योरी मेरे बच्चों बनती नहीं है, क्योंकि सोल्यूट इसके अंदर डालने के बाद 100% डिसोसिएशन अगर हम मान करके चल रहे हैं, जो कि सच में होता है, तो इसकी थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं आ रही है। अब दिक्कत आ किस में रही है? दिक्कत उसमें आ रही है जो कि वीक एसिड और वीक बेसिस है। वीक एसिड और वीक बेसिस की दिक्कत क्या है? उनका डिसोसिएशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता। टेक्निकल टर्म्स में अगर हम कहें, दे आर पार्शली डिसोसिएटेड, है ना, पार्शली डिसोसिएटेड। तो फिर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। डिसोसिएशन को, इस डिसोसिएशन टर्म को हमने कहा था अल्फा, है ना। अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितना डिग्री, यानी कि कितना दूर तक, कितना ज्यादा उसमें डिसोसिएट हो जा रहा है वो, है ना, यानी कि एक तरह से कंटेंट ही हो गया, है ना। कितना कंटेंट है, कितना वॉल्यूम उस सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है या डिसॉल्व हो रहा है, एक तरह से हम वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर आज हम उसके बारे में सीखेंगे। आगे है हमारा ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, जो कि कतई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, उसने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में जो कंसेप्ट्स आए हैं हमारे, वो हमको एमसीक्यू में इस्तेमाल होंगे, एनडबलईटी में इस्तेमाल होंगे, जेई में इस्तेमाल होंगे, और सारे प्रकार के एमसीक्यूज में, या फिर आप पकड़ लो न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होने वाले हैं। तो उसको भी हम आज समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे, और फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। उसके पहले आप देख सकते हो पेज नंबर जो मैंने कल सिखाया था, उसके पहले एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर है, जो भी हम अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके पहले दिया है कि ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर आल्सो लुईस बेसिस, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लुईस एसिड्स। एक्सप्लेन, यूज योर ब्रेन पावर। अब आपने ब्रेन पावर इस्तेमाल कर लिया होगा कुछ मेरे छात्रों ने, तो बहुत सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन को थोड़ी सी चैलेंज करने वाली कंसेप्ट भी है। तो हम इसको दोबारा देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। तो आप देख लो, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं समझ में आता है तो डाउट पूछ सकते हो बिल्कुल। अब देखो, क्वेश्चन ऐसा है, ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर आल्सो लुईस बेसिस। अब देखो, हम देख लेंगे ब्रॉन्स्टेड बेसिस यानी कि क्या। ब्रॉन्स्टेड बेसिस और यहां पे आगे लुईस बेसिस, इनको हम देख लेंगे। ब्रॉन्स्टेड बेसिस में लाउरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा है कि जो कंपोनेंट्स है, जो सब्सटेंसेस
प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको हम ब्रॉन्स्टेड बेसिस कहते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो भी कंटेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से उनको कहते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर को उनको बेसिस कहा गया है ना। बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। अब इसमें क्या आ गया, एसिड बेस वाली कंसेप्ट आ गई, जो कि आगे निकल करके प्रोडक्ट में भी हमारा एसिड बेस का ही मिक्सचर आएगा, है ना। अब यहां पे लुईस बेसिस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का थोड़ा सा मिक्सचर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लुईस बेसिस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं, है ना। अब इन्होंने क्या कहा है, जो भी ब्रॉन्स्टेड बेसिस है वो लुईस बेसिस भी कहा जा सकता है। अब देखो, जो बंदे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहे हैं, उनको प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। तो फिर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ब्रॉन्स्टेड बेसिस जो है उनको लुईस बेसिस कहा जा सकता है, या यानी कि लुईस बेसिस को भी ब्रॉन्स्टेड बेसिस कहा जा सकता है, या वाइस वर्सा। समझ रहे हो बात को? जो बंदे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं, उनको प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन और प्रोटॉन एक्सेप्टेंस, दिस बोथ थिंग्स आर सेम, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला बंदा यानी कि लुईस बेस, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, या कि हम कह सकते हैं अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, दोनों ये कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पेयर डोनेट कर रहा है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट तो करेगा ही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने डोनेट कर दी तो खाली जगह बच गई, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट तो करेगा ही करेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कंक्लूसिवली कि दोज व्हिच आर ब्रॉन्स्टेड बेसिस दे कैन आल्सो बी टर्म्ड एज द लुईस बेसिस। अब बात यह है कि क्वेश्चन देखो आगे वाला पूछा है उन्होंने, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लुईस एसिड्स। जो भी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं वो लुईस एसिड्स नहीं कहलाए जा सकते। क्यों? सबसे पहली बात मैं बोल दूंगा, लुईस एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्ट करते नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। लुईस के सारे कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन बेस्ड है ना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो करते हैं उनको मैं कह दूंगा लुईस एसिड्स, डेफिनेशन के हिसाब से। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले इसके एसिड्स कैसे, आप देखिए एसिड इसके कैसे हैं, इसके एसिड सारे आयन के फॉर्म में। अगर आप एग्जांपल देखें लुईस का टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 पे, तो इसके जो भी एसिड्स हैं, हम H+ बोले या BF3 बोले, है ना, इसके पास खाली जगह है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन इसके आ सके, बैठ सके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता। लेकिन अब ये एक्सेप्ट करने के बाद ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, कोवैलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हम कह सकते हैं। कोवैलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड चारों तरफ से एक लिगैंड की तरह कोवैलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बना लेता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो हमको मिलता है प्रोडक्ट वो भी एसिड होता है, ठीक है। अब कोवैलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है ये, क्योंकि इसके पास खाली जगह है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो लुईस एसिड्स उनको कहा गया है जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता हो। अब क्वेश्चन क्या है कि सारे ब्रॉन्स्टेड एसिड्स जो है वो लुईस एसिड्स नहीं है। अब ब्रॉन्स्टेड एसिड्स में क्या कंसेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं HCl, H2SO4, ऐसे एसिड जिसमें प्रोटॉन मौजूद है, यानी कि क्या, जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है। अब देखो यहां पे भी H है, यहां पे भी H है, लेकिन फर्क देखो ना, यहां पे इस आयन को एसिड कहा जा रहा है, एज कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि मैंने एग्जांपल आपको जो दिखाया था HCl प्लस H2O, है ना, ये एज अ बेस ऐड कर रहा है, एज एसिड ऐड कर रहा है। इसका मैं रिएक्शन अगर करूंगा तो H3O मेरे को प्लस हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, लेकिन इसको एसिड बोल रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि आयन एज ए एसिड एक्ट कर रहा है। और प्लस Cl- जो है इसको मैं बेस कह रहा हूं। तो ऐसे आयंस को यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा गया है या लुईस एसिड्स कहा गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसके पास प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, न्यूट्रलाइज होने की ये क्षमता रखता है, इसके पास है। लेकिन HCl एक प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन में बंध चुका है, समझो बात को। HCl जो है ये प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन में बंध चुका है। तो अगर कोई भी लुईस बेस इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि ये अपने बॉन्ड में प्रॉपरली शेयर हो चुका है। H का मॉलिक्यूलर नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, Cl का 287, है ना, ये इसको दे चुका है 288, है ना,
क्या हो गया ये ऑक्टेट कंप्लीट, बॉन्ड इज स्टेबल, HCl ये बॉन्ड बन चुका है। H2SO4 का भी कुछ ऐसा ही है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कहीं जगह नहीं रह जाती, ये आयन थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो उस तरह से ये सिर्फ प्रोटॉन डोनेटर हम इसको कह सकते हैं, यानी कि इसे प्रोटॉन दे सकता है, डोनेट कर सकता है, H+ आयंस अपने फॉर्म कर सकता है एक्वियस सॉल्यूशंस में। जहां तक कि हम कंक्लूजन ऐसे निकाल सकते हैं कि सारे के सारे ब्रोंस्टेड एसिड जो है वो लुईस एसिड्स नहीं बन सकते, क्योंकि लुईस एसिड्स बनने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कुछ ब्रोंस्टेड एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटॉन सिर्फ डोनेट कर पाते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4 या HNO3 नाइट्रिक एसिड हम कहे जाए, और बहुत सारे एग्जांपल H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है ना, और ऐसे कई एग्जांपल्स है जो कि लुईस एसिड्स नहीं बन सकते। तो ये था आपका कंसेप्ट जो आपको ब्रेन पावर थोड़ा सा इस्तेमाल करना था। आई होप आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, है ना। टुडे वी आर ब्लीडिंग इंक द ब्लू कलर, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो आगे देखेंगे हम एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर यानी कि क्या, अब देखो आप गली क्रिकेट खेलते थे बचपन में, है ना, अभी भी छोटे हो, वैसे भी अभी भी खेलते ही हो गया गली क्रिकेट। तो फिर गली क्रिकेट खेलते समय आप क्या करते थे, किसी को कॉमन रुका देते थे, जिसको खेलना नहीं आता था, कि चल भाई तू कॉमन रुक जा, तू लिंबू टिंबू है, तू कॉमन रुक जा। यानी कि क्या, ओवर के समाप्त होने के बाद तू बैटिंग भी करेगा, है ना, उनके टीम से भी बैटिंग करेगा, इसके टीम से भी बैटिंग करेगा, इसको कीपिंग भी करा लो, इसको दोनों टीम से बॉलिंग भी करा लो। यानी कि कॉमन सब कुछ कर सकता है, यानी कि कॉमन को हम बोलेंगे एम्फोटेरिक, सीधी भाषा में, है ना। मेंटल जिंदगी अगर हम देखें तो कॉमन, उस कॉमन को जो क्रिकेट गली क्रिकेट में, उसको हम एम्फोटेरिक बोल देंगे, एम्फोटेरिक बोल देंगे। तो उसी तरह से वाटर में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वाटर बिहेव्स एज बोथ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट विथ विच इट रिएक्ट्स, ठीक है ना। अब देखो HCl जब है ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो H2O यहां पे एज अ बेस एक्ट कर रहा है ना। और देखो अगला एग्जांपल अगर हम देखें, वहां पे NH3 जो है, NH3 एक बेस है, तो उसके साथ एज अ एसिड ये एक्ट कर रहा है। जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ना, उसमें है OH- और इसका एक H इसको चला जाएगा, जो कि बन जाएगा NH4, है ना। ये एसिड, ये OH- हाइड्रोक्साइड आयन अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, ये बेस, यहां पे बेस और ये एसिड। और ये इस रिएक्शन में देखा जाए तो यहां पे ये बेस, यहां पे एसिड, और फिर उसके बाद H3O हमारे हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म हो जा रहे हैं, प्लस Cl- जो है बेस, ये यहां पे एसिड यहां पे बेस। तो देखो कॉन्जुगेट पेयर ऐसे बनता हमें दिख रहा है, जो कि हमको बतलाता है कि H2O जो है डिपेंड अपॉन द acidic and basic nature of its reacting components, it behaves as both as acid also and base also, so we can say as H2O is amphoteric in nature, सीधी भाषा में, ठीक है। तो इसको ज्यादा, है ना, सवाल जवाब इसमें करेंगे नहीं, क्योंकि देखो ये सीधी कंसेप्ट है, सीधी कंसेप्ट में अगर उसको कॉम्प्लेक्स बनाओगे ना तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, है ना। लेकिन जैसे मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूं कि समझो पानी का ग्लास है, अगर पानी का ग्लास का वजन बहुत कम है, लेकिन उसको हाथ में पकड़ के रखोगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद वो हाथ को दर्द देगा ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों, हाथ को दर्द ज्यादा देना नहीं, उस तरह से दिमाग को भी ज्यादा दर्द देना नहीं है। जो सीधी कंसेप्ट है उसको नोट डाउन कर लो, एक बार में पढ़ लो और सीधी तरीके से समझो और उसको जाने दो आगे, है ना, फ्लो में रहो, ठीक है। तो मुश्किल कंसेप्ट को हम थोड़ा उस पर हम टाइम बर्बाद करें तो आपको भी, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो एम्फोटेरिक नेचर तो यही है। उसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आयोनाइजेशन मैंने समझाया था आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, कितना ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, कितने एक्सटेंट तक जो मैंने कंटेंट डाला है वो डिसोसिएट हो रहा है। अब इसका आएगा वीक एसिड्स में और वीक बेसिस में। अब ये बार बार आपको कंसेप्ट ये लोग क्यों रटवा रहे हैं, ये लोग इसलिए रटवा रहे हैं ताकि आप एग्जांपल्स इसके लर्न कर सको। पहली बात तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनको आप रट लो थोड़ा सा, HCl, HNO3, H2SO4, है ना। ऐसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं इसको आप याद कर लो। स्ट्रॉन्ग बेसिस अगर मैं कहूं तो KOH, NaOH, है ना, इसको थोड़ा सा याद कर लो। वीक एसिड्स अगर मैं कहूं CuOH3, ऐसे कुछ, है ना। तो ये सब वीक एसिड्स, वीक बेसिस, आप थोड़े से वे वीक बेसिस हैं तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लो। और मैं वीक एसिड कहूं तो CH3COOH, है ना,
एसिटिक एसिड या फॉर्मल्डिहाइड अगर HCOOH है ना, इसके पास भी प्रोटॉन्स है, ये स्प्लिट होगा तो ऐसे H प्लस COOH माइनस, और ये स्प्लिट होगा तो COOH ऐसे, और ये CH3 है ना, ऐसे स्प्लिटिंग होगा इसका थोड़ा सा। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लो है ना कि क्या है कैसे है। देखो टेक्स्ट बुक में दिए गए एग्जांपल CH3COO और ये H प्लस ऐसे स्प्लिट होगा, इसका H प्लस हाइड्रोजन आयन इसका बाहर निकलेगा जो एज ए एसिड एक्ट करेगा। लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये नेचुरल एसिड्स है कहीं ना कहीं पे जो कि होते हैं, लैक्टिक एसिड जो दूध में मिलता है, सिट्रिक एसिड जो लेमन में होता है वापस, है ना, ऐसे कुछ एसिड्स है जो हमको पता है, जो हम डेली यूज में एवरीडे लाइफ में हमारे पास आते हैं, जो कि वीक एसिड्स है। और स्टमक में हम देखना जाए स्टमक में डाइजेशन के लिए HCl होता है, और HCl वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड। अब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से हमारा पेट क्यों नहीं जलता, क्योंकि उसके पास पेट के अंदर लाइनिंग होती है जो कि उस एसिड को बाहर लीक होने नहीं देती। ठीक है, तो ये सब बातें हैं थोड़ी सी जो हमको समझनी है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। तो इसीलिए आपको टेक्स्ट बुक में भी ऐसे कंसेप्ट बार बार दिए गए ताकि आप रट ले, ठीक है ना। उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट हम देखेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, दैट्स ऑल। अगर मैं टेक्निकल भाषा में कहूं तो, अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो देखो, समझो HA एक कंपाउंड है और जो एक्वियस सॉल्यूशन में मैंने डाला हुआ है जो कि डिसोसिएट होकर के H प्लस और A माइनस बना रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं कैसे लिखूंगा, H प्लस प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो H प्लस इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस मल्टीप्लाइड बाय A माइनस डिवाइड बाय HA, तीनों के तीनों स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया एक तरह से, समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म से शेरो, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, ये कुछ और नहीं है जो समझ में ना आए या कुछ ऐसी नई टर्म नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। आपने 11th में भी देखा होगा, सिर्फ देखा होगा समझा नहीं होगा तो आप समझ लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब देखो अगर किसी बेस को मैं ले रहा हूं, ये तो एसिड हो गया, किसी बेस को मैं ले रहा हूं BOH यानी कि एक B कंपोनेंट है एक OH कंपोनेंट है यानी हाइड्रोक्साइड। इसको अगर मैं डिसोसिएट करूं तो एक B प्लस और OH माइनस, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka यानी एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और Kb यानी बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर से वही प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो ये हो गया हमारा बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो यही दो कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंडर जो कि आ सकती है आपको। तो अगर आपको पूछा जाए डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड और बेस का थोड़ा सा बता दो, एसिड और बेस का, तो आप एक बेसिक रिएक्शन लेकर के नीचे एग्जांपल भी देख सकते हो HCl वगैरह का, और इसका एग्जांपल भी KOH वगैरह का दे सकते हो आप, KOH NaOH का, और इसको आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको थोड़े पॉइंट्स में बना करके लिखना है जो कि आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एसिड एंड बेसिस में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो ये दो हो गए, तो समझ में आ रहा है ना। तो डिसोसिएशन के बारे में यही सब मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखेंगे ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, जो कि आप समझ चुके हो कि डाइल्यूशन की क्या कंसेप्ट है, या वीक एसिड वीक बेस की क्या कंसेप्ट है, डिसोसिएशन की क्या कंसेप्ट है। तो हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, जो है ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, और पहला है उसने वीक एसिड्स के लिए प्रूफ करा हुआ है। किसके लिए प्रूफ करा हुआ है? वीक एसिड्स के लिए, है ना। तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो मैंने बताया था, इट इज द कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। इस चीज को याद रखो हमेशा, इस चीज को आपको याद रखना है, समझ रहे हो। तो मेरे शेरों, मेरे चीतों, ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ को एक नए पन्ने पर अच्छे हैंडराइटिंग में लिख लो, पहली बात तो। दूसरी बात, जो मैं सिखा रहा हूं तो बने रहो, जुड़े रहो, है ना। स्किप वगैरह मत करना यार, ठीक है ना। स्किप वगैरह आप करोगे तो मैं गुस्सा हो जाता हूं फिर, है ना, मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूं। तो स्किप वगैरह नहीं करना है, आपको अच्छे से देखना है कि क्या हम ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ कैसे देखेंगे। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अब ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने पहली बात तो अरेनियस थ्योरी पर स्टडी किया था, अरेनियस थ्योरी को स्टडी किया था, और उसने कहा इसी स्टडी पे बेस्ड मैं कुछ इन्वेंशन करना चाहूंगा,
जो मुझे रिलेशन बताएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जो कि रेशियो है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स का, उसके बीच में, और कॉन्सेंट्रेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में। इन दोनों के बीच में ये ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने एक डेरिवेशन छोटा सा रखा हुआ हमारा सामने। पहली बात तो मैं एसिड्स के लिए प्रूफ कर रहा हूं, वीक एसिड्स के लिए। अब देखो डिसोसिएशन की दिक्कत आती है वो सिर्फ वीक एसिड्स को ही आती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो डिसोसिएट हो जाते हैं, वीक एसिड्स को दिक्कत आती है डिसोसिएशन की। तो हम इस दिक्कत को दो थोड़ा सा डेरिवेशन फॉर्म में इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब वीक एसिड्स में अगर लूंगा HA जो कि डिसोसिएट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ H प्लस और A-, अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में लिख दूं, Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स products divided by the concentration of the reactant, that is HA। ठीक है, अब डिसोसिएशन के फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो समझो मैंने 1 मोल डाला है, 1 मोल डाला है ना। 1 मोल में से मैंने सॉल्वेंट में डाला तो सोल्यूट में से 1 मोल जो है, 1 मोल में से अल्फा मेरा डिसोसिएट हो गया, अल्फा मेरा डिसोसिएट हो गया, यानी कि अल्फा डिसोसिएट होने के बाद अल्फा का बन गया, ये दो प्रोडक्ट बन गए अल्फा के, है ना। तो यानी कि शुरुआत में तो 1 मोल डाला था मैंने, तो यहां पे 1 मोल मेरे पास था ये सोल्यूट को, और ये प्रोडक्ट 0,0 थे। तो मैंने क्या किया, 1 मोल डालने के बाद मैंने देखा अल्फा जो है मेरा डिसोसिएट हो गया। अब अल्फा डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, यानी कि समझो अगर मैंने 1 मोल डाला है तो उसमें से 0.5 मोल डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना, 1 माइनस 0.5, यानी कि 0.5, कुछ इस तरीके से, है ना। अगर आप नंबर्स लेके समझ रहे हो तो 1 माइनस अल्फा मेरा बच गया। यहां पे अब अल्फा मेरा रिएक्ट हो गया है ना। अब 1 माइनस अल्फा मेरा बच गया है तो मेरा अल्फा रिएक्ट हो गया, यानी कि 1 मोल में से मेरा 0.5 मोल तो रिएक्ट हो गया ना। अब जो रिएक्ट हुआ है उसका तो प्रोडक्ट बनेगा, कम से कम उसका तो प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा, उसका बनेगा, ये बनेगा अल्फा, ये बनेगा अल्फा, इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशंस में। तो 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ये कहानी है डिसोसिएट होने के बाद की, क्योंकि 1 माइनस अल्फा तो डिसोसिएट हो गया और अल्फा अल्फा जो है ये प्रोडक्ट बन गया, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की इतना कंटेंट प्रोडक्ट बना है ना। 1 माइनस अल्फा इतना बचा है, ये ठीक है, हमारे पास ये सब कंटेंट्स है। दिस आर द रिमेनिंग थिंग्स इन द सॉल्यूशन वी कैन से। तो अभी मैं लिख सकता हूं यहां पे Ka को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस का। अब देखो मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है पहली बात तो। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का आप सबसे पहले अगर आप इसका यूनिट देख लो, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर, है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स N अपॉन लीटर, यानी कि वॉल्यूम। समझ में आ रही बात, यानी कि N बाई V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स है अल्फा और वॉल्यूम है V। समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ये है किसका, H प्लस का। उसी तरह A माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन वही है, क्योंकि अल्फा मोल्स उसके भी डिसोसिएट हो चुके हैं, अल्फा मोल्स का वो भी प्रोडक्ट बना चुका है। तो हम अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को Ka की जगह पे, Ka के जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि Ka इज इक्वल टू H प्लस को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं अल्फा अपॉन V, A माइनस को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं अल्फा अपॉन V, और नीचे जो है हमारा रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, 1 माइनस अल्फा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय V। अब सब आ गए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मेरे, सब आ गए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कि नहीं आए। तो यहां पे प्रोडक्ट होगा इसका, अब इसका होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, और नीचे वाले का होगा 1 माइनस अल्फा अपॉन V। तो एक V और एक V कट जाएगा और एक V रह जाएगा। समझ में आ रही है बात, एक V कट जाएगा और एक V रह जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V, ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। समझ लो शेरो, हार्ड लग रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करते हैं। देखो हम ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमको यह पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का अल्फा के साथ क्या रिलेशन है ना, यानी कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वीक एसिड्स में पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं होता, तो कितना होता है, कैसे होता है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो समझो मैंने 1 मोल डाला, 1 मोल डालने के बाद मेरा समझो 0.8 मोल मेरा डिसोसिएट हो गया, तो बचेगा कितना, 1 माइनस 0.2 मोल, है ना।
1 माइनस 0.8 मोल यानी कि 0.2 मोल मेरा बचेगा, यानी कि 1 माइनस अगर मैंने ले लिया 0.8 मोल मेरा रिएक्ट हो जा रहा है। अब रिएक्ट होने के बाद जो 0.8 मोल है वो जो रिएक्ट हुआ है उसका क्या बनेगा, रिएक्टेंट का क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है जनरली, तो 0.8 मोल का मेरा प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि अगर मैं इसको अल्फा पकड़ लूं तो 1 माइनस अल्फा मेरा बच जाएगा ये डिसोसिएशन के बाद, और डिसोसिएशन के बाद प्रोडक्ट्स आ जाएंगे अल्फा और अल्फा, है ना। तो उसके बाद हम देख सकते हैं ये है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सेंट्रेशन की हमको यूनिट पता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब नंबर ऑफ मोल्स तो है, तो पर लीटर मैंने वी ले लिया वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोसिएशन के बाद में अल्फा है, इसके भी अल्फा है, तो अल्फा अपॉन वी मतलब मेरा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, अल्फा अपॉन वी मेरा A माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन आ गया, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम है। और उसके बाद HA का मेरा कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, जो कि डिनोमिनेटर में है। अब मैंने इसको आपस में प्रोडक्ट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे वी काट दिया, और ये मेरा टर्म अभी आ रहा है फिलहाल, है ना। तो मेरे शेरों यहां पे हम इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अब देखो, अब मैं थोड़ा ऊपर का रब कर दूंगा, है ना। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने एक मोल मैंने सोल्यूट डाला है, एक मोल सोल्यूट डाला है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए मेरे, एक, और डिवाइडेड पे मैंने वी कर दिया, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ये आ जाएगा टोटल, किसका कॉन्सेंट्रेशन, टोटल मैं जितना सोल्यूट डाल रहा हूं उसका कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 1 मोल मैं सोल्यूट डाल रहा हूं, है ना, उसका डिवाइड बाय वी आ गया वॉल्यूम। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। इसको नोट डाउन कर लो यार, पहली बात तो इसको नोट डाउन कर लो, इस फॉर्मूले के बिना इस डेरिवेशन का कोई बेस ही नहीं है। तो आप इसको यूनिट्स के हिसाब से भी जज कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल से नीचे लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि नंबर ऑफ एन होंगे, और लीटर यानी कि मुझे पता है वॉल्यूम होता है वो, तो है ना, वॉल्यूम को लीटर में इसका मेजर किया जाता है, तो एन बाई वी, ये तो पहला फॉर्मूला बन गया, तो इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि जरूरी है ना। तो इनिशियल के लिए मैं ले लूंगा, इनिशियली मैंने 1 मोल डाले थे, डिवाइड बाय वी कर दिया, तो 1 बाय वी मेरा कॉन्सेंट्रेशन हो गया इनिशियल का। तो हमारे पास डेरिवेशन क्या बचा है कि Ka इज इक्वल टू Ka यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एसिड, एंड दैट इज द वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड के बारे में चल रही है चीजें, समझ लो, इस बात को याद रखो कि हम कहां से शुरू कर रहे हैं और कहां हमको जाना है। ये दो चीजें याद रखोगे ना, तो बीच में के गैप जो है वो आराम से भरते भरते चले जाएंगे। बस आपको याद ये रखना है कि मुझे शुरू कहां से करना है। मैं वीक एसिड्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि Ha है, जो डिसोसिएट हो रहे हैं H प्लस और A माइनस में, है ना। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शुरू की चीज और आखिरी की चीज याद रख लो कि Ka और अल्फा का हमको डेरिवेशन एक फाइनल निकालना है। अब देखो, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी था, तो 1 बाई वी मैंने सी ले लिया अगर, तो अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, तो यहां पे जो 1 बाई वी था उसको मैं लिख लूंगा सी, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है 1 बाई वी इनिशियल, ये मैंने ले लिया। अब देखो, वीक एसिड्स में पूरी तरह से डाइल्यूशन तो होता नहीं, यानी कि अल्फा हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन होता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली वीक एसिड्स का डिसोसिएशन होता है, बहुत स्लो होता है, ज्यादा अति स्लो। द एक्सटेंट ऑफ टाइम टू बी रिकॉर्डेड एज इट इज वेरी लॉन्ग, because the simplest weak acid I know is 39 minutes it is required to ionize that acid, which is, you can think, 39 minutes for a small concentration of acid to dissociate. So as a result we can consider as alpha जो degree of dissociation है approximately 0 है यहाँ पे, तो मैं 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 कंसिडर कर लेता हूं, जहां पे अल्फा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन कुछ हो नहीं रहा है, हम ज्यादा ये मान रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल कंडीशंस को। तो Ka इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1, तो अपॉन 1 तो हम लिखते नहीं है, तो Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, ये आ जाएगा हमारा फाइनल, ठीक है ना। तो अगर मैं दूसरे चीजों में देखूं, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा स्क्वायर यहां पे जो सी मल्टीप्लाइड है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka डिवाइड बाय सी, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन सी। सो वी कैन सी दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज directly proportional to the square root of the equilibrium constant and inversely proportional to the square root of the concentration। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन है ऑल्सवर्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन के ऊपर। आपका अगला होमवर्क होगा, आप बेस के लिए प्रूफ करिए, मैंने एसिड्स के लिए जो प्रूफ किया है, वीक बेसिस के लिए आप प्रूफ कीजिए, OH माइनस आयंस को ले लीजिए, और इसी तरह से आप स्टेप वाइज फॉलो कीजिए जो मैंने सिखाया, अगर आपने नोट डाउन किया है तो। ठीक है, आज हम यहां पे पूर्ण विराम लगाएंगे।
अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा भीड़ को बढ़ाइए, क्योंकि लोगों को देखना ये पसंद करेंगे जो 12th साइंस में है और जो केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है। फ्री सीरीज है हमारी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रोज मिलूंगा आपके साथ। तो इसीलिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे लेक्चर्स 1 by 1 आ रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि कब रिलीज हो रहा है ना। वैसे तो रोज रिलीज हो रहा है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए अगला लेक्चर, अगला सब्जेक्ट यानी कि ये कैसे रिलीज हो रहे हैं ना, क्योंकि अभी फिलहाल तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।